हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आपने देखा होगा किसी पार्क में या स्कूल में या किसी प्लेग्राउंड में, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बुशेस होते हैं, ग्रासेस होते हैं, इवन के बर्ड्स भी होते हैं। और ये जो ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस या बर्ड्स वहाँ पे होते हैं ना, वो एक वैरायटी के नहीं होते। बर्ड्स की भी इवन आप देखोगे 3-4 वैरायटीज आपको मिल ही जाएगी। ट्रीज भी जो पार्क में या कहीं भी प्लेग्राउंड में लगे हुए हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते, उसमें भी वैरायटी होती है। 2 या 3 वैरायटीज के ट्रीज होंगे। तो ये तो हम बात कर रहे हैं एक स्मॉल एरिया की, लाइक पार्क की या प्लेग्राउंड की। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया जैसी कंट्री की, इंडिया एक वास्ट कंट्री है, तो आप खुद सोच सकते हो कि इंडिया में कितनी तरह की बायोडाइवर्सिटी मिलती होगी। अब एक पार्क में हमें 2-3 तरह की वैरायटीज मिल रही है, तो इंडिया इतनी बड़ी वास्ट कंट्री है, तो वहां पे तो बहुत तरह की बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। जो इंडिया है, इंडिया वर्ल्ड के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। और इसमें इंडिया में टोटल 47,000 प्लांट स्पीसीज है। और वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी इंडिया का 10th नंबर है। अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया में इंडिया का 4th नंबर है। राइट, वर्ल्ड में 10th प्लेस पे है इन टर्म्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी और एशिया में 4th नंबर पे है। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो इंडिया में टोटल 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है। मतलब कि वर्ल्ड में टोटल जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उसका 6% जो है वो इंडिया में मिलते हैं हमारे पास। अब ये तो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात है। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, लाइक फॉर्न्स हो गए, एल्गी होगी, फंगाई हो गई। इसके अलावा अब ये तो प्लांट डाइवर्सिटी की बात थी। प्लांट्स के अलावा एनिमल स्पीसीज भी बहुत सारी इंडिया में मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। इसके अलावा फिशेस की बात करें तो फ्रेश वाटर फिशेस और मरीन वाटर फिशेस दोनों की ही काफी वैरायटीज इंडिया में मिलती है। अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है? नेचुरल वेजिटेशन वो प्लांट कम्युनिटी होती है जो ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना अपने आप नेचुरली ग्रो करती है, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। कोई भी जगह जिसको बहुत सालों तक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने ऐसे ही खाली छोड़ रखा है, अनडिस्टर्ब्ड, वहां पे ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहा है, वहां की जो वेजिटेशन होगी ना उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। इसको वर्जिन वेजिटेशन भी बोला जाता है। वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है? वर्जिन वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती है जो प्योरली इंडियन होती है, इंडिया के अलावा वो और कहीं भी नहीं पाई जाती। इंडिया की इंडेमिक स्पीसीज है, इंडिया की इंडिजिनस स्पीसीज है। लेकिन कुछ वेजिटेशन ऐसी भी होती है जो इंडिया के बाहर भी मिलती है, तो उस वेजिटेशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सोटिक प्लांट्स। जो दूसरी कंट्रीज में भी मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते हैं, वो होते हैं एक्सोटिक प्लांट्स। वो स्पीसीज जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है, इंडिया की इंडिजिनस स्पीसीज है, उसको बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन। इसके अलावा वेजिटेशन की बात करें तो कुछ कल्टीवेटेड क्रॉप्स होती है, फ्रूट्स हो गए, ऑर्चर्ड्स हो गए, तो ये क्या है? ये भी आते तो वेजिटेशन में ही है, लेकिन ये नेचुरल वेजिटेशन ही होती। इसको ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो खुद ग्रो करते हैं, इसीलिए ये आते वेजिटेशन में है, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आएंगे। फिर 2 टर्म्स आती है, एक आती है फ्लोरा, एक होती है फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? फ्लोरा होता है जो प्लांट स्पीसीज होती है, प्लांट स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा। और जो एनिमल स्पीसीज होती है उसको बोलते हैं फौना। प्लांट स्पीसीज के लिए हम एक ही टर्म यूज करते हैं, फ्लोरा। ठीक है, इंडिया में वाइड डाइवर्सिटी है फ्लोरा की एंड फौना की। ठीक है, एक टर्म दोनों के लिए यूज करी जाती है, एक टेक्निकल टर्म है जिसको हम यूज करते हैं फ्लोरा एंड फौना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, राइट। अब ये जो डाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फौना की मिल रही है ना, इसके बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंडिया में फ्लोरा एंड फौना की अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के प्लांट्स और अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। इसके रीजन क्या है? कौन से फैक्टर्स है? इसके कुछ रिलीफ फैक्टर्स भी है, कुछ है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। रिलीफ फैक्टर में आ जाता है लैंड एंड सॉइल। लैंड की बात करें तो जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, नेचुरल वेजिटेशन को लैंड
लैंड डायरेक्टली भी अफेक्ट करता है और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करता है। आपने कभी देखा है कि माउंटेन, प्लाट्यू, प्लेन एरियाज, ड्राई, वेट रीजन, हर जगह पे एक ही तरह की वेजिटेशन होगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इट मीन्स कि जो लैंड है वो भी कहीं ना कहीं वेजिटेशन को, टाइप ऑफ वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ जो लैंड फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो भी वेरी करती है। अगर किसी जगह पे फर्टाइल लैंड होगी तो वहां पे ज्यादातर एग्रीकल्चर का काम होगा, क्योंकि जहां पे फर्टाइल लैंड होती है वहां पे ह्यूमन क्या करता है, वहां पे एग्रीकल्चर का काम शुरू कर लेता है। अगर फॉरेस्ट भी होंगे ना, जंगल भी होंगे, उसको काट के वहां पे अपना एग्रीकल्चर का काम शुरू कर लेता है। अगर कहीं जगह पे कोई अंडुलेटिंग एंड रफ सा टेरेन होगा, उबड़ खाबड़ सी जमीन होगी, वहां पे ज्यादातर देखने को क्या मिलेगा, वहां पे ग्रासलैंड्स होंगे एंड वुडलैंड्स होंगे, और वहां पे वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगी। वाइल्ड लाइफ की वैरायटी भी वहां पे होगी, जंगली जानवर भी वहां पे काफी अच्छे खासे रहते होंगे, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल की। अब सॉइल भी हर जगह वेरी करती है, अलग अलग होती है। ऐसे नहीं है कि ऑल ओवर द इंडिया हर जगह पे सेम ही सॉइल होगी, तो सॉइल भी हर जगह की अलग अलग होती है, और अलग अलग तरह की सॉइल में अलग अलग तरह की वेजिटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे सैंडी सॉइल होगी तो सैंडी सॉइल में डेजर्ट प्लांट्स होंगे, लाइक कैक्टस हो गया, थॉर्नी बुशेस हो गया। अगर किसी जगह पे वेट एंड मार्शी एरियाज होगा, मार्शी सॉइल होगी, डेल्टाइक सॉइल होगी, तो वहां पे कौन सी वेजिटेशन होगी, वहां पे मैंग्रोव प्लांट्स होंगे या फिर डेल्टाइक वेजिटेशन होगी। इसके अलावा हिल स्लोप्स की बात करें तो वहां पे अलग तरह की वेजिटेशन होगी। अगर आप हिल्स में जाकर देखोगे तो वहां पे कैसे ट्रीज होते हैं, वहां पे कोनिकल ट्रीज पाए जाते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स की। इसमें सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर। अब वेजिटेशन किसी जगह की कैसी है, वेजिटेशन के कैरेक्टर्स कैसे हैं, एक्सटेंट कैसा है, वो डिपेंड करता है किसी जगह के क्लाइमेट के, किसी जगह के टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के साथ साथ वेजिटेशन को अफेक्ट करती है उस जगह की ह्यूमिडिटी, वहां की एयर में ह्यूमिडिटी कैसी है, वहां पे प्रेसिपिटेशन कितनी होती है, बारिशें होती है नहीं होती है, वहां की सॉइल कैसी है। तो जो वेजिटेशन है वो हर चीज पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल, सारे फैक्टर्स पे ये जो वेजिटेशन है वो डिपेंड करती है। वेजिटेशन के साथ साथ जो एनिमल स्पीसीज है वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। अगर हम बात करें हिमालय के स्लोप्स की या पेनिनसुलर इंडिया में जो हिल्स एरियाज आ जाते हैं, हिल्स आ जाती है जिनकी हाइट 915 मीटर से ऊपर है, तो वो कौन से रीजन में आएंगे, वो टेम्परेट रीजन में आएंगे, वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट रहेगा। तो वहां की जो वेजिटेशन की टाइप होगी, वेजिटेशन की ग्रोथ होगी, वो अलग होगी, वो चेंज होगी ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट। अब देखो इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑलमोस्ट ट्रॉपिक्स में ही आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के सेंटर में से क्रॉस करती है, लेकिन यहाँ पे हर तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट, अल्पाइन वेजिटेशन हर तरह की है। कैसे है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड वेरी करता है, ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो भी वेरी करती है। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जैसे 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 हम हायर लैटिट्यूड पे जाते हैं ना, वैसे वैसे जो वेजिटेशन की डेंसिटी है वो कम होती जाती है। तो हायर लैटिट्यूड के साथ साथ जो ऑल्टीट्यूड है वो भी वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। आगे टेबल दे रखा है, तो टेबल में इन्होंने बताया है, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। इंडिया में कहाँ पे ट्रॉपिकल होगी वेजिटेशन, कहाँ पे सब ट्रॉपिकल होगी, कहाँ पे टेम्परेट होगी और कहाँ पे एल्पाइन वेजिटेशन होगी। अगर किसी जगह का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, एवरेज एनुअल एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, अगर किसी जगह का एनुअल एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है या उससे ज्यादा है और जनवरी का टेम्परेचर भी 18 डिग्री से ऊपर रहता है और वहां पे कोई फ्रॉस्ट नहीं पड़ रही, तो इट मीन्स वहां पे ट्रॉपिकल वेजिटेशन होगी। सब ट्रॉपिकल कहाँ पे होगी, जहां पे एनुअल जो एवरेज टेम्परेचर है वो 17 से 24 के बीच में रहेगा और जनवरी का टेम्परेचर 10 to 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा और फ्रॉस्ट बहुत कम रहेगी, थोड़ी बहुत चलेगी, ज्यादा नहीं चलती। तो वहां पे जो वेजिटेशन होगी वो सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन होगी। फिर टेम्परेट जोन कहाँ पे होगी, जहां पे एनुअल एवरेज टेम्परेचर 7 to 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा और जनवरी का -1 से -10 के बीच में होगा और फ्रॉस्ट के साथ साथ थोड़ी बहुत स्नो भी होगी तो चलेगी, वहां पे जो वेजिटेशन होगी वो टेम्परेट होगी।
एल्पाइन जहाँ पे 7 डिग्री से कम का टेम्परेचर है और जनवरी का -1 से भी नीचे चला जाता है और सर्दियों में स्नो पड़ती है, तो वहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो एल्पाइन टाइप की होगी। जैसे कि पोलर रीजन्स में हायर लैटिट्यूड्स पे आप जाते हो ना, तो वहाँ पे भी एल्पाइन टाइप की वेजिटेशन मिलती है हायर लैटिट्यूड पे। तो सेम यहाँ पे ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग भी जो वेजिटेशन है वो वेरी कर रही है। फिर नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर आता है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या होता है? सनलाइट। सनलाइट भी वेजिटेशन को अफेक्ट करती है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की सनलाइट होती है, ठीक है। और जो सनलाइट की ड्यूरेशन है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। उसके अकॉर्डिंग जो वेजिटेशन है वो भी किसी जगह की वेरी करेगी। अब देखो लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो लैटिट्यूड होता है, जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इसके ऊपर ये वाली जो लाइनें होती है ना, तो ये क्या है? ये है लैटिट्यूड्स, ठीक है। यहाँ पे 23.5 पे आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ में आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो फिर ऐसे ही ऊपर पोलर तक जो जैसे हम जैसे नॉर्थ की तरफ जाएंगे या टुवर्ड्स साउथ जाएंगे इक्वेटर से, तो जो लैटिट्यूड्स है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं, हायर लैटिट्यूड्स में जा रहे हैं, हायर लैटिट्यूड्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वैसे वैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे जो अमाउंट ऑफ सनलाइट है ना वो भी कम होती जाएगी। और पोलर रीजन में जो सनलाइट होती है वो सबसे कम पड़ती है। ऑल्टीट्यूड की बात करें तो जब हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, वैसे वैसे जो ठंड है वो भी बढ़ती जाती है, टेम्परेचर कम होता जाता है, तो उस अकॉर्डिंग जो नेचुरल वेजिटेशन है वो चेंज होती जाती है। अब जब सीजन चेंज होता है, लाइक विंटर सीजन आ गया इंडिया में जब विंटर सीजन होगा तो इंडिया में क्या हो जाएंगे? डेज, जो ड्यूरेशन ऑफ डे होएगी वो कम हो जाएगी, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती है। तो उस टाइम पे भी जो वेजिटेशन है वहां की अफेक्ट होएगी इंडिया की, ठीक है। क्योंकि अब विंटर सीजन में क्या होता है? सन पहुंच जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, राइट। तो जो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट है वो किसी जगह की वेजिटेशन को अफेक्ट करती है। जहां पे अमाउंट ऑफ सनलाइट या ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट जितनी ज्यादा होगी, वहां के जो ट्रीज है वो उतनी जल्दी ग्रो करेंगे। जैसे कि समर सीजन्स में, जो समर सीजन होता है, समर सीजन में ट्रीज जल्दी ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू विंटर सीजन। तो नीचे फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, व्हाई आर सदर्न स्लोप्स इन हिमालयन रीजन covered with thick vegetation cover as compared to northern slopes of the same hills। अब हिमालयस का कैसे है, ठीक है। ये इंडिया का आ गया नॉर्थ पार्ट, ठीक है। यहाँ पे नेपाल आ गया, भूटान आ गया, तो ऐसे करके कुछ इंडिया का आ जाएगा, ठीक है। तो हिमालयस कहाँ पे है? हिमालयस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हिमालयस की ये वाली जो चाइना वाली साइड है ये नॉर्दर्न स्लोप्स हो गई और ये वाली हो गई सदर्न स्लोप्स हो गई। अब जो सदर्न स्लोप्स है ये पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास और नॉर्दर्न स्लोप्स ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से सदर्न स्लोप में जो अमाउंट ऑफ सनलाइट होती है वो ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से सदर्न स्लोप में जो वेजिटेशन होती है वो थिक होती है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द हिमालयास, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन क्या होती है? जो बारिश पड़ती है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब जो रेनफॉल है इंडिया में बारिशें कब होती है? जब मानसून होता है। कौन सा मानसून आता है इंडिया में? साउथ वेस्ट मानसून। जब साउथ वेस्ट मानसून आता है जून से सितंबर के बीच में, तो उस टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। सितंबर के बाद फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो रिट्रीट कर जाता है। और इस टाइम के बीच में जो हैवी रेनफॉल वाले एरियाज होते हैं वहां पे वेजिटेशन डेंस रहती है एज कंपेयर टू लेस रेनफॉल वाले एरियाज। लाइक राजस्थान वाला हो गया, राजस्थान में बारिशें कम होती है तो वहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत ही स्कार से बहुत कम वेजिटेशन है। अगर आप देखो जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती है, लाइक वेस्टर्न घाट की वेस्ट साइड हो गई या नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, तो वहाँ पे वेजिटेशन डेंस है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती है। तो इसी से रिलेटेड फिर सेम यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, Why are the western slopes of the Western Ghat covered with thick forest and not the eastern slopes? अब देखो
अब यहाँ पे आगे वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के इस साइड पे, वेस्ट साइड पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती है, ठीक है। अगर आप रेनफॉल वाला मैप, क्लाइमेट वाला चैप्टर आपने मेरा देखा है उसकी वीडियोस, तो उसमें आपने देखा होगा वेस्टर्न घाट की वेस्ट साइड पे इस एरियाज में सबसे ज़्यादा बारिशें होती है, सबसे ज़्यादा 400 सेंटीमीटर से भी यहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती है। इसीलिए अब बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ की वेजिटेशन डेंस होती है। और इसकी जो दूसरी ईस्टर्न साइड आ जाती है ना वेस्टर्न घाट की, वो आ जाती है लीवर्ड साइड। तो वहां पे ड्राई विंड्स होती है, तो इतनी बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है एज कंपेयर टू वेस्ट साइड। तो इसीलिए इसकी ईस्टर्न साइड पे इतनी ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती जितनी की वेस्ट साइड पे होती है, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, कभी खत्म ना होने वाले रिसोर्स है। अगर आप पेड़ को काट दोगे तो पेड़ दोबारा फिर से उगाते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ऐसे नहीं है कि आज पेड़ काटा कल फिर से वैसे बड़ा पेड़ बन जाएगा। उसको, पेड़ को एक ग्रो करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। तो इसीलिए अब जो पेड़ है वो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है। नो डाउट रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी हमें इनको कंजर्व करने की जरूरत है। ये इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इन्हांस करते हैं, इंप्रूव करते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं, जो लोकल क्लाइमेट होता है उसको भी मॉडिफाई करते हैं, सॉइल इरोजन को कम करते हैं, जो स्ट्रीम का फ्लो होता है उसको भी रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसको रॉ मटेरियल जंगलों से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। बहुत सारी कम्युनिटीज को लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। इवन के सीनिक ब्यूटी के लिए भी जो जंगल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा विंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं। बहुत तेज हवा आती है, अगर पेड़ होंगे तो सॉइल इरोजन कम होगा, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हवा सीधी आएगी, सॉइल इरोजन भी होगा और बाकी का नुकसान भी वो करेगी, ठीक है। टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं पेड़। और जो बारिशें होती है, अगर पेड़ होंगे तो बारिशें ज्यादा होगी, अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिशें भी कम हो जाएगी। तो जो वाटर साइकिल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अब पेड़ों के जो पत्ते होते हैं, जब पत्ते नीचे गिरते हैं मिट्टी के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं, जिससे क्या है सॉइल फर्टाइल होती है। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर जो बर्ड स्पीसीज है वो पेड़ों पे ही अपना नेस्ट बनाकर रहते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी एनिमल स्पीसीज भी ऐसी है जो पेड़ों पे ही अपना शेल्टर बनाकर रहती है। इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। क्यों चेंजेस आ रहे हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि इंडिया में कल्टीवेटेड लैंड की डिमांड बढ़ रही है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको खाने पीने की चीज़ें चाहिए, खाने पीने की चीज़ें चाहिए तो हमें उगाने के लिए लैंड भी चाहिए। तो इसीलिए पॉपुलेशन के साथ साथ इंडिया की जो कल्टीवेटेड लैंड है उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। तो जिससे क्या है, हम जंगल काट रहे हैं। इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए हमें जगह चाहिए, उसके लिए हम जंगल काट रहे हैं। माइनिंग करने के लिए अगर कहीं पे हमें कोई मिनरल वगैरह मिल जाता है तो वहां पे भी हम फिर साथ ही खुदाई शुरू कर देते हैं, चाहे वहां पे जंगल हो, हम जंगल भी काट देते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम जंगलों को खत्म कर रहे हैं अर्बनाइजेशन के लिए। अब गुड़गांव वाला जो दिल्ली के पास गुड़गांव है, तो वो क्या था, एक टाइम पे जंगल थे वहां पे, तो उन जंगलों को काट काट के वहां पे उन्होंने क्या बना दिए, फ्लैट बना दिए। तो अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो जंगल है उनको हम काट रहे हैं। और पास्चर लैंड की ओवरग्रेजिंग से भी जो फॉरेस्ट कवर है वो हमारा कम हो रहा है, राइट। इंडिया के वेजिटेशन कवर की बात करें तो इंडिया का जो वेजिटेशन कवर है वो इतना ज़्यादा नेचुरल नहीं है। इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन कम है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, इनअसेसिबल रीजन्स है, जैसे कि हिमालयाज हो गए या सेंट्रल इंडिया के हिली रीजन हो गए या फिर डेजर्ट एरियाज, मारुस्थल हो गया राजस्थान का। तो वहां पे क्या है, वहां पे नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, क्योंकि वहां पे अब अगर ह्यूमन जाएगा भी तो उसका कोई वहां पे काम नहीं है। इसीलिए जो इनअसेसिबल रीजन है उनको छोड़कर जो नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया में वो कम ही पाई जाती है। और जो हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, हम जो जंगल है, जो एरियाज है, फॉरेस्ट एरिया, हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। हम जंगलों को रिप्लेस कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। उनकी जगह पे हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए या तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं या फिर बड़े बड़े कॉलोनीज बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहां पे खड़ी कर रहे हैं। तो आगे एक फैक्ट दे रखा है
2019 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो है 21.67%। और जो आइडियल फॉरेस्ट कवर होता है ना किसी कंट्री का, वो होना चाहिए 33%, लेकिन इंडिया का कितना है 21.67% ही फॉरेस्ट कवर इंडिया के पास बचा है, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेट वाइज फॉरेस्ट कवर दे रखा है। तो स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो मिजोरम जो स्टेट है, मिजोरम स्टेट का फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, 90% तक जो मिजोरम है वहाँ पे फॉरेस्ट है। अगर सबसे कम फॉरेस्ट वाले स्टेट्स देखें तो वो आ जाते हैं पंजाब हो गया या फिर हरियाणा हो गया। पंजाब हरियाणा वाली जो स्टेट्स है यहाँ पे फॉरेस्ट कवर सबसे कम देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की। इंडिया में टोटल 5 टाइप्स है, मेजर टाइप्स है वेजिटेशन की। कौन कौन सी? पहली आती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, फोर्थ आ गया माउंटेन फॉरेस्ट एंड फिफ्थ आ गया मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन नाम से पता चलता है कि सारा साल ये हरे भरे रहते होंगे। और ये वाले जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल एरियाज जो होते हैं। अब हैवी रेनफॉल एरियाज इंडिया पे कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न साइड हो गई, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स हो गया, और नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हो गए, असम के अपर पार्ट्स हो गए, और तमिलनाडु कोस्ट का जो एरिया हो गया। जो हमने क्लाइमेट वाले चैप्टर में लास्ट में हमने रेनफॉल वाला मैप पढ़ा था ना, तो उसी मैप से फिर ये जो वेजिटेशन है हमारी ये रिलेट हो रही है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होगी वहाँ पे कौन सी वेजिटेशन होगी? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अगर हमें पता है कि बारिशें सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है तो हम इजिली एरियाज भी लोकेट कर लेंगे कि कहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है और ड्राई सीजन बहुत ही छोटा होता है। और यहाँ पे जो ट्रीज की हाइट है वो 60 मीटर या 60 मीटर से भी ज़्यादा होती है। तो ये वाला जो रीजन होता है ये वार्म एंड वेट रहता है थ्रू आउट द ईयर, सारा साल ही वार्म एंड वेट रीजन रहेगा। इतनी ज़्यादा विंटर्स नहीं होते जहाँ पे सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ती, तो वार्म एंड वेट सा ही रहता है, ठीक ठाक सा मौसम होता है। और यहाँ पे हर तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, लाइक ट्रीज भी मिलते हैं, श्रब्स भी होते हैं और क्रीपर्स भी होते हैं। और ट्रीज जो होते हैं वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर के होते हैं। और ट्रीज जो होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता, ऐसे नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सीजन आएगा जब वो अपने लीव्स शेड करेंगे, ऐसा वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई ड्राई सीजन होता ही नहीं है। तो इसीलिए जो यहाँ के जंगल है ना, फॉरेस्ट है ना, ट्रीज है फॉरेस्ट में, तो वो सारा साल हरे भरे ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ये दे रखी है, जिन ट्रीज की हाइट 60 मीटर या उससे ज़्यादा होती है वो वाली लेयर होती है इनकी इमर्जेंट लेयर। फिर 40 मीटर से नीचे वाली लेयर आ जाती है कनोपी लेयर। 20 से नीचे वाले फिर ये यंग ट्रीज आ जाते हैं। उससे नीचे 5 से नीचे वाली श्रब लेयर आ जाती है। फिर उसके बाद नीचे छोटा मोटा ये ग्रास वगैरह ग्राउंड वाला लेयर आ जाती है, राइट। फिर ये मैप पे दिखा रखे हैं इन्होंने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो ग्रीन वाला एरिया होगा ये वेस्टर्न घाट वाला, तमिलनाडु की ईस्टर्न कोस्ट आ गई, ये यहाँ पे आ गया ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, ठीक है। ये मेघालय में मौसीनराम जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो वाला एरिया आ गया, मणिपुर, त्रिपुरा। ये नॉर्थ ईस्ट वाला ऑलमोस्ट सारा रीजन, ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा एरिया छोड़कर, ठीक है। बाकी यहाँ पे वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट भी यहाँ पे और उड़ीसा का थोड़ा पार्ट भी यहाँ पे कवर हो रहा है। और साथ ही साथ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड का एरिया भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया आ जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे ट्रीज होते हैं इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंचोना ट्रीज पाए जाते हैं। इसके अलावा एनिमल वैरायटीज की बात करें तो एनिमल स्पीसीज में यहाँ पे एलिफेंट, मंकी, लेम्बूर एंड डियर जैसे एलिमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा असम एंड वेस्ट बंगाल के जंगल्स की बात करें तो वहाँ पे 1 हॉर्न्ड राइनोसिरस भी मिलता है। और ये तो एनिमल थे, एनिमल के अलावा यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी मिलते हैं, लाइक बैट्स हो गया, स्लॉथ, स्कॉर्पियन, स्नेल्स। तो इस तरह के बर्ड्स भी इन जंगल्स में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इनको ये जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। और ये उन रीजन्स में होते हैं यहाँ पे बारिश
200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, 200 से ऊपर वाले तो हम देख चुके हैं ना। अब 200 से नीचे और 70 से ऊपर वाले, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वाले जो होते हैं वो होते हैं डेसिडुअस। 200 से ज्यादा वाले कौन से थे? एवरग्रीन फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर सीजन में अपने लीव्स शेड कर देते हैं। डेसिडुअस का मतलब ही ये होता है कि जो ट्रीज है वो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते झाड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ड्राई सीजन होता है ये समर्स में होता है। ड्राई समर्स जो होती है वहां पे 6 से लेकर 8 वीक्स की ये ड्राई समर्स होती है, जिनके बीच में जो पेड़ है वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे ये जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना, इनको दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? एक तो आ जाएंगे मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, दूसरे आ जाएंगे ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और जो मॉइस्ट वाले हैं, मॉइस्ट वाले उन एरियाज में होते हैं जहां पे रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और जो 100 से 70 या फिर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वाली बारिश वाले फॉरेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट वाले आ जाएंगे 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल वाले। और ये वाला जो एरिया है ना 100 से 200 सेंटीमीटर वाला, ये फिर अगेन रेनफॉल वाला जो मैप है उसी से ये कनेक्ट हो रहा है। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वाले एरियाज कौन से हो जाएंगे? हमारे नॉर्थ ईस्टर्न की कुछ स्टेट्स हो जाएगी, हिमालय के फुट हिल्स वाले एरियाज, झारखंड हो गया, वेस्ट ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एंड वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न स्लोप्स हो गई। ठीक है, और यहाँ पे स्पीसीज कौन कौन सी होती है? मीन यहाँ पे टीक है जो मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज है इन फॉरेस्ट की। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की जो मोस्ट कॉमन स्पीसी है वो कौन सी है? पेड़ों की, ट्रीज की, वो है टीक। इसके अलावा बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ऐसे बहुत सारे कमर्शियल प्लांट्स की जो स्पीसीज है यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे रेनफॉल 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो ये फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो रेनियर पार्ट्स है ना वहां पे ये पाए जाते हैं। और इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आ जाती है? इसमें बिहार के प्लेन एरियाज हो गए, यूपी का कुछ पार्ट आ जाएगा। इसके अलावा जितने भी ओपन स्ट्रेचेस है वहां पे जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। और यहाँ पे स्पीसीज कौन कौन सी होती है? प्लांट स्पीसीज इसमें होती है टीक, साल, पीपल एंड नीम जैसे प्लांट्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हम कल्टीवेशन के लिए इस रीजन को हम क्लियर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, जंगलों को काट के वहां पे हम एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। और जो कुछ पार्ट्स है जिसको ग्रेजिंग के लिए भी हम यूज करने लगे हैं, राइट। इसके अलावा इन फॉरेस्ट में एनिमल स्पीसीज भी पाई जाती है। कौन कौन से एनिमल्स होते हैं यहाँ पे? लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट जैसे एनिमल्स होते हैं। और बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स की काफ़ी वैरायटीज मिलती है। लिजर्ड्स पाई जाती है यहाँ पे, स्नेक्स होते हैं और टॉर्टॉइस वगैरह भी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स की। ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट तो नाम से पता चलता है डेजर्ट के होंगे, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, वहां पे होते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। अब ये जो थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस होते हैं ये नेचुरल वेजिटेशन में ही आते हैं ये भी। और ये होते कहाँ पे हैं कंट्री में? अब देखो, अब फिर से रेनफॉल वाले मैप पे अगर हम जाएंगे तो जहां जहां पे जिन एरियाज में 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगी वहां पे मिलेंगे थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। तो कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आ जाता है इंडिया में, जैसे गुजरात के सेमी एरिड एरियाज हो गए, राजस्थान के कुछ पार्ट्स हो गए, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा एरिया आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का, यूपी का, हरियाणा का। यहाँ पे जो है यहाँ पे मिलेंगे थॉर्नी फॉरेस्ट। और यहाँ पे पेड़ कौन कौन से होते हैं? प्लांट स्पीसीज यहाँ पे कौन सी मिलती है? अकेशिया, पाम, यूफॉर्बिया एंड कैक्टस जैसे प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं ट्रीज, ऐसे नहीं है कि साथ साथ होंगे, दूर दूर ट्रीज होते हैं। और जो इनकी रूट्स होती है ना, रूट्स काफी लंबी होती है, सॉइल के अंदर काफी डीप तक होती है इनकी रूट्स, सो दैट कि ये सॉइल से मॉइस्चर
ले सके। और इनकी जो स्टेम होती है वो सक्कुलेंट सी स्टेम होती है, सो दैट कि ये पानी को कंजर्व करके रख सकें, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम तक बारिशें तो होती नहीं है, 70 सेंटीमीटर से भी कम ही बारिश होती है, कभी कभार ही होती है। तो इसीलिए जो पानी इनके पास होता है ये उसी पानी को कंजर्व करके रखते हैं स्टेम में। लीव्स यहाँ के इन प्लांट्स के लीव्स थिक होते हैं और छोटे छोटे लीव्स होते हैं, सो दैट कि जो पानी है वो ज़्यादा लॉस ना हो, इवेपोरेशन कम से कम हो। और ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट में आ जाते हैं और स्क्रब्स आ जाते हैं एरिड एरियाज के। इसके अलावा यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे मिलते हैं रैट हो गया, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एज हॉर्स एंड कैमल जैसे एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम आगे शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट माउंटेन फॉरेस्ट से। आज के लिए इतना ही। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।